you. Today we will start with the new topic that is the dissolved oxygen. Dissolved oxygen क्या चीज़ है ये dissolved oxygen? तो जब भी हम कोई वाटर बॉडी लेते हैं, वाटर बॉडी कौन कौन सी हो सकती हैं? रिवर हो सकती है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, टैप वाटर भी हो सकता है। किसी भी वाटर में कितनी ऑक्सीजन की अमाउंट डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडी में आई कहाँ से ये डिजॉल्व ऑक्सीजन? ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये कोई वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ से आ सकती है? एक तो डायरेक्ट, मान लो दिस इज वाटर, कहाँ से आई? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आ सकती है। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली वाटर के साथ गई और इसमें थोड़ी बहुत क्या होगी? डिजॉल्व होगी। दूसरा कौन सा मेथड है, कहाँ से आ सकती है? कि जो भी यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट की जब फोटोसिंथेसिस होगी तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई वो अल्टी कहाँ गई? इसी वाटर में चलेगी और यहाँ पे क्या होगी? वो डिजॉल्व। तो टू सोर्सेज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन आर, इट इज़ आइदर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इट इज़ रिलीज्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे कैसे मेजर होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये कहाँ पे यूज़ होती है? वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ क्या है? सबसे बड़ा यूज़ है कि वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो एक्वेटिक प्लांट्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो एक्वेटिक प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो जो भी एक्वेटिक लाइफ है इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास अच्छी एक्वेटिक लाइफ होनी चाहिए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट होनी चाहिए हाई। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिजॉल्व ऑक्सीजन। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिंकलर्स मेथड, रिंकलर्स मेथड टू स्टडी द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाटर सैंपल ले लेंगे। वाटर सैंपल जैसे हम मान लो मैंने बीकर में वाटर सैंपल ले लिया। इस वाटर सैंपल में मैं क्या ऐड कर दूंगी? आई विल ऐड MnSO4, NaOH, Ki एंड Na3। मैंगनीज सल्फेट डाल दिया मैंने, मैंगनस सल्फेट है वैसे ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड सोडाजाइड, ये है मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। ठीक है, अब मेन रिएक्शन किसकी है? MnSO4 की है यहाँ पे मेन रिएक्शन। तो जैसे वाटर सैंपल में मैं MnSO4 डालूंगी, NaOH के साथ ही रिएक्ट करके क्या बना देगा? MnOH ट्वाइस। ठीक है, OH के ऊपर है -1 चार्ज, तो मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2, क्योंकि ये 2 है। पता है ना आपको वो चार्ज कैसे निकालते हैं? Mn के ऊपर X, OH के ऊपर +2, OH के ऊपर कितना है? -1 और होल कितना है? न्यूट्रल। तो X कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2। तो मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है? यहाँ पे +2 चार्ज है। ठीक है, अब जो MnOH ट्वाइस बना है यहाँ पे, ठीक है, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो बना है यहाँ पे, ये मैंगनीज हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है with the help of dissolved oxygen which is present in the water। वाटर में जितनी ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो उसको क्या करेगी? ऑक्सीडाइज कर देंगी इनटू MnOH थ्राइस में चेंज कर देगी। ठीक है, MnOH थ्राइस में अब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। तो +2 से +3 में चले गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसकी क्या हो चुकी है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देख लो कि जितना ज़्यादा MnOH ट्वाइस MnOH थ्राइस में चेंज होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी? डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो ये रिएक्शन कम होगी, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन भी क्या होगी? आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फिक्स्ड इन MnOH थ्राइस। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे? सिर्फ 2 एटम्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स आए? 3 एटम्स आ गए। और थर्ड एटम कहाँ से आया? जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये फिक्स होगी। अब जो भी MnOH थ्राइस आया इट इज़ कॉल्ड एज मैंगनिक हाइड्रोक्साइड, मैंगनिक हाइड्रोक्साइड, ये है मैंगनस हाइड्रोक्साइड। मैंगनिक हाइड्रोक्साइड को हम एसिडिफाइड करेंगे, मतलब हमने क्या डाल देंगे उसमें? एसिड डाल देंगे H2SO4। जैसे हमने H2SO4 तो ये किस में होगा? वापस किस में चल जाएगा? MnOH ट्वाइस में चल जाएगा, मतलब उसकी अगेन क्या हो गया आपके पास? रिडक्शन। और जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन MnOH थ्राइस में आई थी वो कहाँ से लिबरेट होगी? यहाँ पे लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। और मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें मिलाई, रिएक्शन में
ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnOH थ्राइस, ठीक है। फिर MnOH थ्राइस की जैसे मैंने एसिडिफिकेशन की, एसिडिफिकेशन से MnOH थ्राइस मतलब वापस इसी रिएक्शन में चल गया OH ट्वाइस में, और ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ से लिबरेट होगी। अब हमारा मेन एम क्या है कि हम इस वाली ऑक्सीजन को डिटर्मिन करें, नेसेंट ऑक्सीजन को डिटर्मिन करें, कितनी नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकली हम वो पता करेंगे। तो वो कैसे पता करेंगे, हम नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा देंगे पोटाशियम आयोडाइड के साथ, रिएक्शन करवा देते हैं। पोटाशियम आयोडाइड मैंने पहले ही डाला रिएक्शन मिक्स में, तो जैसे मैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दूंगी तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, आयोडीन निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब कितना आयोडीन निकला वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना उसमें ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हुआ उतनी ज़्यादा आयोडीन ये निकलेगी यहाँ से रिएक्शन से, इसका मतलब उतनी ज़्यादा क्या प्रेजेंट है उसमें, डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब कितनी आयोडीन निकली यहाँ से ये हम कैसे पता चलेंगे, ये पता करेंगे हम by titration of this whole solution with standard sodium hypothiosulfate solution which is also called as the hypo solution। तो मैं इसको कैसे कंक्लूड कर सकती हूँ, मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन थी उस डिसॉल्व ऑक्सीजन में, और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। इस डिसॉल्व ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, MnOH ट्वाइस को किस में चेंज कर दिया, MnOH थ्राइस में चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने वापस क्या किया, MnOH, अब जो भी एक्स्ट्रा O आया वो कहाँ से आया, डिसॉल्व ऑक्सीजन से। मैंने वापस क्या कर दिया, इसको MnOH ट्वाइस में चेंज कर दिया, और यहाँ से क्या लिबरेट होगी, ऑक्सीजन, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हुई ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पोटाशियम आयोडाइड किस में चेंज हो गया, आयोडीन में, ठीक है। अब ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन के ऊपर, K के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। यहाँ पे आयोडीन जब भी कोई न्यूट्रल स्पीशीज होती है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन। और कौन करा रहा है ये ऑक्सीडेशन, जो भी ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई वो करा रही है, नेसेंट ऑक्सीजन। और क्या, कौन, कहाँ से आई है नेसेंट ऑक्सीजन, फ्रॉम द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। अब कितनी आयोडीन लिबरेट हुई इस रिएक्शन में वो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इसकी टाइट्रेशन कर देंगे। किसके साथ टाइट्रेशन करते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये है मेरे पास रिएक्शन कि मैंने पोटाशियम आयोडाइड लिया था, रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी H2SO4 था, तो H2SO4 साथ में क्या लिबरेट हुई, ऑक्सीजन, तो इट चेंजेस इनटू पोटाशियम सल्फेट, और यहाँ से क्या लिबरेट हो गया, आयोडीन लिबरेट हो गया। ये जो आयोडीन है ये कहाँ से, कैसे पता चलेगा, टाइट्रेशन विद Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, इसके साथ टाइट्रेट किया तो जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आए, जो भी रीडिंग आए, उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि इसमें कितनी आयोडीन प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, ठीक है। और इंडिकेटर क्या यूज़ करेंगे इसमें हम, स्टार्च इंडिकेटर यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ मैंने एक फ्लो चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। मान लो ये है आपके पास जो सॉल्यूशन जिसकी आपने क्या निकालनी है, डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालनी है। इस सॉल्यूशन में आपने ये सारी चीज़ें डाल दी, मतलब ये बीकर लिया है, इसमें वाटर सैंपल डाल दिया है, MnSO4, जो भी मैंने सारी चीज़ें डाली थी वो डाल दी। रिएक्शन हुई, इन सब के बीच में क्या बना, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnOH थ्राइस। अभी मैंने थोड़ी देर बताया आपको, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnOH थ्राइस बन गए। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या डाल देंगे, H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालने से क्या हो गया, आपके पास जो भी ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो आपस में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, और वहाँ से क्या लिबरेट होगी आपके पास, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, और उस ऑक्सीजन ने Ki को किस में चेंज कर दिया होगा, आयोडीन में चेंज कर दिया होगा। अब मतलब जो जो ये रिएक्शन हुई इस सॉल्यूशन में क्या आ चुका है, यहाँ पे आयोडीन आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो आयोडीन कितनी आयोडीन प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा, टाइट्रेशन विद द हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एंड पॉइंट क्या जाएगा, ब्लू टू कलरलेस। यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि आपने इतना ग्राम ये लेना है, इतना ग्राम ये लेना है, ये मेरा काम नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल वाइज क्या प्रोसीजर है, क्या थ्योरी है, क्या प्रिंसिपल है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, कितनी आयोडीन लगी और कितना हाइपो यूज हुआ उसको टाइट्रेट करने में। अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी जो मुझे इस एक्सपेरिमेंट से आई, और उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, V1 × N × 8 × 1000 डिवाइडेड बाय V4
इंटू V2 माइनस V3 अपॉन V2 ये है, ठीक है। और सारी वैल्यूज़ में यहाँ पे दिखा है। V1 क्या चीज़ है, कितनी आपने हाइपो लिया। V2 क्या चीज़ है, सैम्पलिंग वाटर की वॉल्यूम कितनी है। V3 है वॉल्यूम ऑफ MnSO4 कितना लिया आपने। V4 है कि सैंपल कितना टाइट्रेट किया आपने। और N क्या चीज़ है, नॉर्मेलिटी ऑफ द हाइपो, N20 N30 जितना भी आपने लिया, ठीक है। तो दिस इज द मेथड हाउ द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ एनी वाटर बॉडी इट इज कैलकुलेटेड। डिजॉल्व ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वाटर की, कि एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने जब लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे, कुछ चैप्टर्स पढ़े थे हमने, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे हमने, उसमें हमने वाटर की पीएच के बारे में भी पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको नहीं पता है तो पीएच ऑफ वाटर कितनी होती है, एसिडिक कितना होता है, बेसिक कितना होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर मैं नॉर्मली पीएच की बात करूँ तो पीएच कहाँ से चेंज करता है, 0 to 7 और 7 to 14 ये है स्केल। 7 है आपके पास न्यूट्रल, 7 से अगर मैं इस तरफ चले जाऊँ 0 की तरफ तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा आपके पास, एसिडिक। और 7 से नीचे वाली तरफ 14 की तरफ चले जाऊँ तो सॉल्यूशन कैसा मिल जाएगा पास, बेसिक। तो 7 के अराउंड अगर पीएच होगी, जैसे 5 तो नहीं, 6, 7, 8, तो सॉल्यूशन क्या है, जनरली न्यूट्रल है। 7 पे न्यूट्रल, 6 के पास स्लाइटली एसिडिक, 8 के पास स्लाइटली बेसिक। जैसे मैं ज़्यादा नीचे की तरफ जाती जाऊंगी सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक बनता जाएगा, जैसे मैं ऊपर वाली तरफ जाती जाऊंगी सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ज़्यादा एसिडिक बनता जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जो पीएच ऑफ वाटर है, हमने क्या देखते हैं, जो pKa ऑफ वाटर इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है ये, ठीक है। और जो pKa है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होती है न्यूट्रल में, 10⁻⁻7, OH की भी कितनी हो जाती है, 10⁻⁻7, दोनों को मिला के कितना बन जाता है आपके पास, 10⁻⁻14, ठीक है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए pH कितनी हो जाएगी, न्यूट्रल के लिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7, और बेसिक के न्यूट्रल के लिए ही OH की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7। जैसे जैसे हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा तो कंसंट्रेशन 10⁻7 से इंक्रीज होती जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻7 से डिक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे साइन, तो देख लेना यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी पीएच ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बेसिक थ्योरी बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के ऊपर पीएच ऑफ वाटर जो हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में जनरली इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। जब जो भी पीएच मीटर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोड हम किसी भी वाटर में जिसकी पीएच निकालनी है उसमें हम डिप कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखाई देती है, पीएच दिखाई देती है। अब हम पता चल जाएगा जो भी स्क्रीन के ऊपर पीएच आ रही है, किस रेंज में आ रही है पीएच, वहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट द वाटर इज एसिडिक और वाटर इज बेसिक। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि पीएच मीटर हैज़ अ ग्लास इलेक्ट्रोड विच इज़ यूज टू डिटरमिन द पीएच ऑफ वाटर। मान लो ये कोई ग्लास इलेक्ट्रोड है पीएच मीटर, आपको याद रफली मैं डायग्राम बताती हूँ कि मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया जिसमें मैंने सॉल्यूशन लिया है, मुझे जिसकी पीएच क्या करनी है, डिटरमिन। तो इसमें मैं क्या डाल दूंगी, इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड डाल दूंगी और ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्टेड है और किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैं ग्लास इलेक्ट्रोड इसमें डिप करूंगी तो डिप करने से इसमें कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी कि 7 है, 8 है, कितनी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीएच को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी क्या है बेसिक प्रिंसिपल, क्या है कि जैसे मैंने ग्लास का इलेक्ट्रोड उस वाटर सैंपल में डिप किया जिसकी मुझे पीएच निकालनी है, तो वहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हो जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कब सेट होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक ये मेम्ब्रेन ली है, इस तरफ आपके पास 100 H पॉजिटिव आयन है, इस तरफ सिर्फ 10 H पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव क्या चीज़ है, चार्ज्ड स्पीशीज है, चार्ज्ड आयंस हैं। जब भी कोई चार्ज्ड आयंस मूव करता है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो H पॉजिटिव अगर यहाँ पे मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। 10 H पॉजिटिव यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा H पॉजिटिव है और यहाँ पे कम पोटेंशियल, ठीक है। तो जो भी इस चीज़ पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने ग्लास इलेक्ट्रोड को वाटर सैंपल में डिप किया, वाटर सैंपल मान लो आपका एसिडिक है, एसिडिक
एसिडिक कब होता है सब्सटेंस? जब उसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होते हैं। आपको पता है कि एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव लिबरेट करता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो मान लो ये जो वाटर सैंपल है आपका, ये कैसा सैंपल है? इट इज़ एसिडिक सैंपल। एसिडिक सैंपल है तो मान लो इसमें तो क्या हो जाएगा, मान लो नहीं पक्का ही होगा, क्या होगा? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी इस सॉल्यूशन में। लेकिन H पॉजिटिव आपने इस इलेक्ट्रोड में भी कुछ सॉल्यूशन लिया है, मान लो HCl का सॉल्यूशन लिया है, तो वहाँ पे भी कुछ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो ये जो ग्लास है, ग्लास मेम्ब्रेन है, इसके इस तरफ भी H पॉजिटिव है और इसके इस तरफ भी H पॉजिटिव है। तो इन दोनों में क्या जनरेट हो जाएगा? ऐसा ही एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे जनरेट होगा, किस वजह से जनरेट होगा? डिफरेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्लास इलेक्ट्रोड। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दोनों तरफ डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो गया तो वो क्या प्रोड्यूस कर गया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोड्यूस हो गया तो करंट विल बी जनरेटेड। ठीक है, और जो भी हमारे पास जनरेट हुआ इट विल बी मेजर्ड बाय द pH मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वाटर का सैंपल लेना है, वाटर के सैंपल में अपना ग्लास इलेक्ट्रोड डिप कर देना है और इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देना है। ठीक है, तो हल्का सा अगर मैं प्रोसीजर देखूं तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम pH मीटर, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है pH मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज pH मीटर। तो हम pH मीटर को स्विच ऑन कर देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए वैसे रहने देंगे ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, वार्मिंग हो जाए उसकी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर देते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब है कि वो अपनी एग्जैक्ट रीडिंग देना स्टार्ट कर दे। कई बार इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो जाती है, रीडिंग्स चेंज हो जाती है, मान लो इलेक्ट्रोड के पास कुछ पुराना सॉल्यूशन ही फंसा हुआ है जो हमने पहले किया हुआ है, तो हम उसकी pH कुछ और आ जाएगी सॉल्यूशन की, तो हम क्या करेंगे? उसको कैलिब्रेट कर देंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब वो एग्जैक्ट रीडिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैलिब्रेशन किस से करते हैं? बफर सॉल्यूशन से करते हैं। ये बफर सॉल्यूशन हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और रेडीमेड हमें मिलते भी हैं बाजार में बफर सॉल्यूशन, अलग अलग बफर का, जैसे 4 का, 7 का, 9 का। इन pH से हम उसको क्या कर देंगे? कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो भी इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है उसको अच्छी तरह वॉश करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर के साथ 3-4 बार वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। अब अगर वो कैलिब्रेटेड है, वॉश्ड है, ड्राइड है, तो वो यूज़ के लिए बिल्कुल फिट है, तैयार है वो यूज़ के लिए। फिर तो अगर तैयार है तो हम ग्लास रॉड लेंगे और उसको उस वाटर सैंपल में क्या कर देंगे? डिप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाके देखना, वहाँ पे pH मीटर दिख जाएगा आपको। अगर यहाँ जो स्टूडेंट मेरे पास भी पढ़ रहे हैं वो मेरे पास आ सकते हैं। आई कैन शो यू द ग्लास इलेक्ट्रोड ऑफ द pH मीटर। तो इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम कहाँ डिप कर देंगे? वाटर सैंपल में डिप कर देंगे, और स्क्रीन के ऊपर हमें क्या आ जाएगी? pH की वैल्यू आ जाएगी, विच कैन बी डायरेक्टली सीन। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वाटर सैंपल में क्या मेजर कर सकते हैं? उसकी pH को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं मैं बता रही हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे मेजर करना है। अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे होते तब हमें डिटेल में पढ़ना था कि हमें सॉल्यूशन कितना लेना है, हमें कैलिब्रेशन कैसे करनी है, तो वो सारे हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिस्कस हियर। अगर प्रैक्टिकल कर रहे होते देन वी वुड हैव गॉन इन डिटेल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? pH कैसे मेजर करेंगे हम वाटर की, और दूसरा क्या देखा हमने कि हाउ वी कैन मेजर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बाय द रिंकलर्स मेथड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू डिटर्मिन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, व्हाट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्या है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाउ इट इज़ डिटर्मिन्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कंसाइज में आपको सब कुछ बता दिया है। आप इसी को बिल्कुल फॉलो करके एज इट इज़ एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।